सहायक वन संरक्षक, लॉगिंग अधिकारी एवं वन क्षेत्राधिकारी संयुक्त परीक्षा 2025 के लिए मुख्य परीक्षा का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी का है, जिसका हम सिलेबस पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। और इसमें जो सिलेबस की मुख्य बात है वो है हिंदी व्याकरण। यानी इसका अगर हम देखें तो मोस्ट ऑफ द पार्ट जो हिंदी के सिलेबस का है वो व्याकरण पोर्शन से है। तो आज हम व्याकरण, जो हिंदी का व्याकरण है, उसको बहुत ही संक्षिप्त में जल्दी समझने का प्रयास करेंगे, ताकि बहुत कम समय में आपकी अच्छी रिवीजन हो और आपको एग्ज़ाम में इसका बहुत बेहतरीन फ़ायदा मिले। तो ये पहले भी इसकी एक वीडियो में बना चुका था, इसलिए इसमें जो ये ब्लू इंक दिख रही है इसी वजह से है, क्योंकि पहले एक वीडियो बना चुका था लेकिन उसमें कुछ टेक्निकल एरर आने की वजह से इसको दोबारा बनाना पड़ रहा है। तो देखते हैं। सबसे पहले व्याकरण के बारे में हम जानेंगे कि भाषा व्याकरण होता क्या है, और लिपि का भी हम परिचय जानेंगे। तो जैसे कि ये जो विस्तृत रूप से लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ पा रहे होंगे। जैसे लिखा है, मानव जाति के विकास के सुदीर्घ इतिहास में सर्वाधिक महत्वपूर्ण संप्रेषण के माध्यम का रहा है, और वह माध्यम है भाषा। यानी इस पैराग्राफ की सहायता से मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये जो पैराग्राफ है ये कहीं ना कहीं एक भाषा है, जिसके माध्यम से जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आप समझ पा रहे हैं। तो मानव जाति का जब इसके इतिहास का जब विकास हो रहा था, तो धीरे धीरे आदि मानव आपस में एक दूसरे से सामाजिक होने लगे, एक अपने मन के विचारों को व्यक्त करने की उनके अंदर उत्कंठा जागृत होने लगी। तो कहीं पर उन्होंने, जैसे बहुत सारे उत्तराखंड में ऐसी गुफाएं मिलती हैं, लाखों उड्यार है, आपका गोरखा उड्यार है, ऐसे स्थान हैं, या मध्य प्रदेश में भीमबेटका है, ऐसे स्थान हैं जहाँ पर आदि मानव ने अपने मन के भावों को व्यक्त करने की कोशिश की है, गुफाओं पर चित्रांकन करके या किसी अन्य माध्यम से भी। तो यही भाषा है। यानी भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को, भावों को हम व्यक्त कर सकते हैं। तो भाषाएं कई हैं, जैसे कि हिंदी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, मराठी, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, उड़िया, ये सभी भाषाएं हैं। और इनका जो है ये जो भाषाएं हैं ये अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुई हैं, है ना। तो जैसे हिंदी भाषा है, तो हिंदी भाषा को द्रविड़ परिवार की भाषा कहा जाता है। हिंदी भाषा क्या है, इसको कहा जाता है इंडो यूरोपियन परिवार की भाषा है हिंदी को। और जो द्रविड़ परिवार की भाषा है, यानी ये जो है ये साउथ इंडियन लैंग्वेजेस हैं, ये द्रविड़ परिवार की लैंग्वेजेस मानी जाती हैं। और जो भारोपीय परिवार, जिसको हम इंडो यूरोपियन परिवार कहते हैं, भारोपीय परिवार की जो भाषा है उसके अंतर्गत हिंदी आती है। और ये अनेक भाषाएं हैं। इनका अगर हम देखें तो भाषा को हम मेन रूप से दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो इस पैराग्राफ में बताया जा रहा है ये एक भाषा का ही एक रूप है, और इस भाषा के माध्यम से मैं व्याकरण के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। आप उस व्याकरण के बारे में जो भी जानकारी मेरे द्वारा आपको दी जा रही है उस जानकारी को आप एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये जो माध्यम है इसको लिखित माध्यम कहेंगे। इसके अलावा मैं बोल रहा हूँ, सामने वाला समझ रहा है, ये होगा मौखिक। तो भाषा मौखिक भी होती है, लिखित
भी होती है। मौखिक भाषा तो हम सामान्य रूप से ध्वनियों की सहायता से, जैसे कि मैं कुछ आवाज़ निकाल रहा हूँ, कुछ शब्द का उच्चारण कर रहा हूँ, उन शब्दों के उच्चारण से एक सेंटेंस बन रहा है, उस सेंटेंस का कुछ अर्थ निकल रहा है, उसको आप समझ रहे हैं, ये मौखिक भाषा हो गई। और उसी बात को अगर मैं लिखित में कुछ चिन्हों की सहायता से व्यक्त करता हूँ, तो लिखित भाषा हो गई। तो मौखिक भाषा के लिए ध्वनि आवश्यक है और लिखित भाषा के लिए वर्ण आवश्यक हैं, जो लिपि आवश्यक है, जो लिपि के चिन्ह हैं वो आवश्यक हैं। तो हम देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक और चीज़ का जिक्र आता है, बोली। तो जैसे हम कहते हैं बोली क्या होती है, तो बोली एक प्रकार से भाषा का ही एक रूप है जो एक सीमित क्षेत्र में प्रचलित होती है। तो इसको हम आगे देखते हैं। भाषा के जो भेद हैं वो क्या हैं? मौखिक भाषा और लिखित भाषा। अब भाषा और बोली क्या होती है? तो भाषा तो व्यापक रूप है, लेकिन बोली जो है एक सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को बोली कहा जाता है और इसे उपभाषा भी कहते हैं, है ना? तो कहा गया है कि कोस-कोस पर पानी बदले 5 कोस पर बानी। हर 5-7 मील पर बोली में बदलाव आ जाता है। ये आप देखते भी होंगे। जैसे अगर हम उत्तराखंड के ही बारे में बात करें, तो अगर उत्तराखंड के बारे में अगर हम देखें, तो इस तरीके से अगर हम ये उत्तराखंड को देखते हैं, तो ये क्या है? उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ये इस प्रकार से आप देखते हैं 2 भाग हैं। ये है कुमाऊँ और ये है गढ़वाल। गढ़वाल में ज़्यादातर गढ़वाली भाषा प्रचलित है। कुमाऊँ में कुमाऊनी भाषा प्रचलित है। इसके अलावा ये जो उत्तरकाशी का ये वाला भाग है, देहरादून का ये वाला पश्चिमी भाग है जो उत्तराखंड का, यहाँ पर जौनसारी भाषा भी बोली जाती है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटा-सा राज्य है, लेकिन इस छोटे से राज्य में 2 हमारे मंडल हैं और दोनों मंडलों में 2 भाषाएँ हैं। इसके अलावा ये जौनसार वाला जो इलाका है, यहाँ पर जौनसारी भाषा बोली जाती है। तो इस तरीके से ये जो है भाषा तो व्यापक होती है, लेकिन छोटे-छोटे सीमित क्षेत्रों में जो भाषा प्रचलित होती है, उसको बोली कहा जाता है। अब हिंदी की बोलियों की अगर हम बात करें, तो हिंदी केवल खड़ी बोली का ही विकसित रूप नहीं है, बल्कि इसमें अन्य बोलियाँ भी समाहित हैं। यानी 5 जो बोलियाँ हैं 5 प्रकार की, उन 5 प्रकार की बोलियों से आए हुए शब्दों से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। तो ये बोलियाँ कौन-कौन सी? सबसे पहले पूर्वी हिंदी बोली है, जिसके अंतर्गत अवधी आती है, बघेली आती है, छत्तीसगढ़ी आती है। यानी अगर हम भारत का इस तरीके से देखें, यदि हम देखें भारत को, तो ये भारत का नक्शा हो गया। तो ये जो भाग है, इसके अंतर्गत जो है ये पूर्वी हिंदी बोली इसमें आएगी। पश्चिमी हिंदी, यानी ये जो पश्चिम का भाग है, इसके अंदर पश्चिमी हिंदी भाषा आएगी, जिसमें आती है आपकी जो बोली है, जिसमें ब्रज है, बंगरू यानी हरियाणवी है, बुंदेली है, कन्नौजी भाषा, ये इसमें आएगी। इसके अलावा आपकी बिहारी भाषा, तो मुख्य रूप से जो बिहार है, बिहार का जो भाग है, यहाँ पर कौन सी भाषा आएगी? बोली आएगी, बिहारी बोली, जिसके अंतर्गत मुख्य रूप से मगही, मैथिली, भोजपुरी भाषाएँ बिहारी हिंदी की या बिहारी हिंदी बोली के अंतर्गत आती हैं। उसके अलावा राजस्थानी है, जो मुख्य रूप से राजस्थान का पोर्शन है, राजस्थान वाला इलाका है, इसमें राजस्थानी जैसे मेवाड़, मारवाड़ी, मेवाती, हड़ौती, ये भी अलग-अलग प्रकार की बोलियाँ हैं। तो राजस्थान में ही आपको ये बोलियाँ देखने को मिलेंगी। पहाड़ी जो भाषाएँ हैं, पहाड़ी बोली है, इसमें कुमाऊनी और गढ़वाली भाषाएँ, ये उत्तराखंड है और उत्तराखंड में कुमाऊनी और गढ़वाली बोली
बोली जाती हैं। यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी को 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा स्वीकार किया गया है और इसमें जो है विभिन्न बोलियों के मेल से बनी हिंदी भाषा भाषाई विविधता के कारण ही हिंदी के क्षेत्रीय उच्चारण में विविधता पाई जाती है। तो आप देख सकते हैं, अगर यहाँ आप उत्तराखंड में जब कोई व्यक्ति हिंदी बोल रहा होगा तो उसकी जो जो उसका एक्सेंट है उसमें आपको थोड़ा सा अंतर मिलेगा। वहीं अगर जो व्यक्ति पंजाब का होगा और पंजाब का व्यक्ति जब हिंदी बोल रहा होगा तो उसके एक्सेंट में भी अंतर आएगा। तो कहने का मतलब एक क्षेत्रीय विविधता के कारण ये जो भिन्नता है ये देखी जाती है। आगे देखते हैं हिंदी भाषा और व्याकरण। तो हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। तो व्याकरण होता क्या है? किसी भी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी जो नियम होते हैं उनको ही उस भाषा का व्याकरण कहा जाता है। इसमें हम विभिन्न प्रकार की चीज़ों का वर्णन करते हैं, जैसे विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्यांश आदि की विवेचना व्याकरण के अंतर्गत की जाती है कि कोई अगर सेंटेंस है उसको आप लिख रहे हैं हिंदी भाषा में तो उसको किस प्रकार से शुद्ध रूप से लिखा जाता है, किस प्रकार से शुद्ध रूप से बोला जाता है। ये जो जानकारी है, ये जो ग्रंथ है, इसी को हम व्याकरण कहते हैं, जिसमें हमें किसी भाषा को लिखने बोलने के बारे में विभिन्न जानकारियां मिलती हैं। उसके बाद हम देखते हैं नागरी लिपि का परिचय। तो जैसे कि हमने कहा भाषा के मुख्य रूप से दो भाग हैं। भाषा को हम दो भागों में विभक्त करते हैं। एक तो हो गई मौखिक भाषा और दूसरी हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा के लिए ये हो गई लिखित भाषा। मौखिक भाषा जो होती है इसको जब हम बात करते हैं तो उसमें हम विभिन्न नियमों का पालन करते हैं। जैसे कि मैं जो भी सेंटेंस बोल रहा हूँ अगर ये नियम के तहत ना हो तो इनमें अशुद्धियाँ होंगी, बात का बतंगड़ बन जाएगा। यानी जैसे कि अगर मैं कहना चाहता हूँ रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये एक वाक्य है जो मैं कहना चाहता हूँ, रोको मत जाने दो। ठीक है, अब जब मैं ये वाक्य यहाँ पे लिखा तो इसमें अब मेरे कहने का जो तरीका है, मान लीजिए आप सड़क पर चल रहे हैं और आपको गाड़ी चलाते हुए आपको किसी ने रोक दिया है और सामने से कोई दूसरा व्यक्ति आया। अब वो कहना चाहता है कि भाई इनको रोको मत, इनको जाने दो। तो वो कैसे कहेगा? रोको मत जाने दो। एक तो अर्थ ये निकला। लेकिन अगर उस व्यक्ति ने कहना तो ये चाहता था कि इन्हें रोको मत, इन्हें जाने दो, लेकिन कहा कुछ ऐसे कि रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो। तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ ये है कि वो व्यक्ति ये कह रहा है कि इसको रोको, इसे जाने मत दो। तो कहने का मतलब कि ये जो बात है, रोको मत जाने दो, रोको मत जाने दो, ये जो तरीका है ये भी एक प्रकार के नियम के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, इसका भी व्याकरण है। तो वो तो हो गया मौखिक व्याकरण। और एक है लिखित व्याकरण, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न प्रकार के नियमों का अध्ययन करते हैं जो व्याकरण संबंधी नियम है। तो उसमें किसी भी शब्द को कैसे लिखा जाए, किसी भी शब्द का उच्चारण कैसे किया जाए, किसी भी वाक्य है उस वाक्य में कौन कौन से उसके भाग हैं, संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, इस तमाम जो बातें हैं ये सभी लिखित व्याकरण के अंतर्गत आएंगी। और इसमें हम जब व्याकरण की बात करेंगे तो अब उसको व्यक्त कैसे किया जाए, जो मैं आपको मौखिक रूप से बता रहा हूँ वही इस बुक में भी लिखा हुआ है। लेकिन इस बुक में जो लिखा हुआ है इसके कुछ निश्चित चिन्ह हैं। अगर मैं खाली बात करते हुए और अपने आप ही बना लूँ कि इसका मतलब, जैसे यहाँ पे ये जो लिखा हुआ है नागरी लिपि, इस तरीके से लिखा हुआ है नागरी लिपि। अगर आपने इसी नागरी लिपि को, मान लो मैंने इस चिन्ह का मतलब नागरी रख दिया, इस चिन्ह का मतलब लिपि रख दिया, इस चिन्ह का मतलब
का लिख दिया और इस चिन्ह का मतलब परिचय लिख दिया। तो इसको मैं तो पढ़ पाऊंगा क्योंकि मुझे पता है नागरी लिपि का वर्णन, ऐसे मैं तो पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा। लेकिन अगर आप पढ़ेंगे तो आप नहीं समझ पाएंगे इसको। लेकिन यहाँ पे जो लिखा हुआ है, नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी, भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन शब्दों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। ये मैं भी पढ़ पा रहा हूँ और अगर मैं आपको एक्सप्लेन ना भी करूँ तब भी आप इसे पढ़ पाएंगे। क्यों? क्योंकि ये लिखित व्याकरण के तहत है। इसमें ये जो भ है, भ का उच्चारण इसी लिपि द्वारा, इसी चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। श का उच्चारण इसी चिन्ह द्वारा व्यक्त किया जाता है। तो ये सारी जो लिखने के जो विधान हैं, लिखने के जो नियम हैं, उनको हम कहते हैं लिखित व्याकरण। तो ये लिखित व्याकरण के अंतर्गत आ गई। और लिखित व्याकरण में जिस चीज का सबसे ज्यादा महत्व है वो है लिपि। लिपि का लिखित व्याकरण में बहुत अधिक महत्व है। तो ये महत्व कैसे हैं इसको अभी हम देखेंगे। कि पहले तो ये बात आती है कि लिपि क्या होती है और फिर आता है कि नागरी लिपि क्या होती है। तो लिपि जो है, लिपि किसी भी भाषा में प्रयुक्त होने वाले जो संकेतक हैं, संकेत चिन्ह हैं, जिनके द्वारा हम विभिन्न जो है ध्वनियों को अभिव्यक्त करते हैं, उनको हम लिपि कहते हैं। यानी भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। जैसे हम अ ध्वनि का उच्चारण करें तो ये अ ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम ब ध्वनि का उच्चारण करें तो ब ऐसे लिखा जाएगा। अगर हम म ध्वनि का उच्चारण करें तो म ऐसे लिखा जाएगा। तो ये क्या है? लिपि। और हिंदी की जो लिपि होती है उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है देवनागरी लिपि। हिंदी की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। ये है आपकी देवनागरी लिपि। इसके अतिरिक्त जो संस्कृत है, संस्कृत की भी लिपि देवनागरी है। हिंदी, मराठी, कोंकणी, नेपाली, इन सभी भाषाओं की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि। इसके अतिरिक्त अन्य भी भाषाएं हैं, उनकी अलग अलग लिपियां हैं। तो अगर मैं इनके बारे में बात करूं तो जैसे अंग्रेजी है, अंग्रेजी भाषा हम ABCD पढ़ते हैं, तो अंग्रेजी भाषा की लिपि है रोमन। इसके अलावा पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? पंजाबी भाषा की लिपि है गुरुमुखी। पंजाबी भाषा की लिपि गुरुमुखी। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाएं हैं, जैसे उर्दू है, तो उर्दू भाषा की लिपि क्या होगी? फारसी। उर्दू भाषा की लिपि फारसी। तो अंग्रेजी की लिपि रोमन, पंजाबी की लिपि गुरुमुखी, उर्दू की लिपि फारसी, और अगर हम बात करें हिंदी की लिपि तो देवनागरी। तो इस तरीके से लिपि का भाषा को अभिव्यक्त करने में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो अब जो देवनागरी लिपि है इसकी जो मानक रूप है, तो देवनागरी लिपि में मुख्य रूप से हम सबसे पहले आती है बात वर्ण की। तो वर्ण क्या होते हैं? वह किसी भी कोई वाक्य है, मान लीजिए ये सेंटेंस लिखे हुए हैं, जैसे एक सेंटेंस में पढ़ रहा हूँ, देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक रूप। अब जब मैंने इस वाक्य को देखा तो इस वाक्य को मैं छोटे छोटे खंडों में बांट सकता हूँ। वो खंड क्या है? देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक, जिसे हम कहते हैं शब्द। यानी वाक्य जो है, वाक्य को शब्द में तोड़ा जा सकता है। अगर शब्द में भी मैं आगे देखूं तो ये बना है श। देखिए ऐसे श, ये हलंत लगाया जाता है, श हलंत, धन आ, धन ब हलंत, धन द हलंत, धन आ। ऐसे मैंने इसको तोड़ दिया। जब मैंने इसको ऐसे तोड़ा तो तोड़ने पे हमने क्या देखा कि इस तरीके से हमने इसको तोड़ दिया। लेकिन क्या मैं श को तोड़ सकता हूं? तो नहीं। क्या मैं अ को तोड़ सकता हूं? नहीं। क्या मैं ब को तोड़ सकता हूं? नहीं। द को तोड़ सकता हूं? नहीं। अ को तोड़ सकता हूं? नहीं। तो ये क्या कहलाएंगे? वर्ण कहलाएंगे। यानी शब्द क्या है? वर्णों के मेल से बनता है। शब्द को अगर हम तोड़ें तो ये वर्णों में टूट जाएगा, लेकिन वर्ण को और अधिक नहीं तोड़ा जा सकता। तो
ये जो शब्द है ये तो सार्थक चीज़ है, जैसे शब्द का मतलब होता है वो सार्थक ध्वनि है एक प्रकार की। लेकिन ये वर्ण क्या है, ये जो देवनागरी लिपि की जो इकाई है, उनको, उन ध्वनियों को अभिव्यक्त करती है। लेकिन वर्ण क्या है, सार्थक नहीं है। जैसे श का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन श का मतलब है एक ध्वनि। जब भी हम श कहेंगे तो इसको लिखेंगे। जैसे हम अगर प कहते हैं तो ऐसे ध्वनि को लिखेंगे, हम स कहेंगे तो ऐसी वर्ण को लिखेंगे। तो जो वर्ण क्या होते हैं, वह सूक्ष्मतम, भाषा का वह सूक्ष्मतम रूप है जिसे आगे नहीं तोड़ा जा सकता है। और ये जो है, ये मूल स्वरों को, ध्वनियों को व्यक्त करते हैं। तो अब हम इसमें जो शब्द वर्ण आता है, वर्ण को दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर कौन से होते हैं, अ आ ई उ री ए आई ओ औ, ये स्वर हैं। इसमें जो अ की मात्रा नहीं होती है, बाकी आ की मात्रा है, ये ई की मात्रा है, ई बड़ी ई की मात्रा है, छोटे ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, री की मात्रा, ए की मात्रा, आई की मात्रा, ओ की मात्रा और आओ की मात्रा। यानी जैसे हम कहते हैं राजा, तो राजा में र पे आ की मात्रा इस तरीके से लगाते हैं, ज पे आ की मात्रा ऐसे लगाते हैं, तो ये बन गया राजा। तो कहने का मतलब ये स्वर है, ठीक है। इसके अतिरिक्त अनुस्वार होता है, जो औ की बाद आता है अंग और फिर आता है अह। तो अंग को कहा, ये अह के आगे ऐसे दो बिंदु लगते हैं। अंग को तो कहते हैं हम अनुस्वार, और अह को कहते हैं विसर्ग। तो ये अनुस्वार हो गया और ये विसर्ग हो गया। इसके अतिरिक्त एक चंद्र बिंदु का हम प्रयोग करते हैं। तो चंद्र बिंदु जो है, इसको अनुनासिक कहा जाता है। जैसे हम देखते हैं हंसना, जब भी लिखना होता है हमें हंसना, तो हम अनुनासिक का प्रयोग करते हैं, हंसना लिखते हैं। हम अंक लिखना चाहते हैं, अंक, तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं। इसके अतिरिक्त जो विसर्ग है, उसमें अधः पतन में इस तरीके से अधः पतन, ये क्या है, विसर्ग है। तो ये स्वरों का वर्गीकरण हो गया। इसके अतिरिक्त व्यंजन जो है, व्यंजनों को भी हम आगे देखते हैं। जो क, ख, ग, घ, ग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह, ये क्या है, व्यंजन है। इनमें भी जो श, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या है, संयुक्त व्यंजन है। ये जो चिन्ह है, जिसको मैं जब लिख रहा था तो हलंत कह रहा था, तो हल चिन्ह इसे कहा जाता है। और इसका अर्थ ये है कि ये वाक्य को छोटे भाग में, किसी भी जो वर्ण है उसका जो है एक मात्रा को दर्शाता है। जैसे मैं ग, ये एक मात्रा, और धन, इसमें अ की मात्रा जुड़ गया, तो तब हमारा जो ग वर्ण होता है वो बनेगा ग। इसके अलावा एक होता है ग्रहित स्वर, जिसको ग्रहण किया गया है। जैसे अ जो ये है, ये ग्रहित स्वर कहलाता है, और इसका अ उच्चारण होता है। जैसे मैं रॉकी लिखना चाहता हूँ, तो र पर ये ग्रहित स्वर की मात्रा लगा देंगे तो ये रॉकी हो जाएगा। फिर ग्रहित व्यंजन जो है, ग्रहित व्यंजन में ख, ख, ग, ज़, फ। अब देखिए इसके उच्चारण में क्या फर्क है, ये तो क है, और अगर इसको ग्रहित व्यंजन के रूप में लिखा जाए तो ये क हो जाएगा। यानी इसका हल्का सा उच्चारण जो है, ये क, ख। जैसे ख है, ये उर्दू शब्दों में इसका ज़्यादातर यूज होता है। ख है, इसका ग्रहित स्वर व्यंजन जो होगा वो, इस पे बिंदी लगाई तो ख, ख और ख, थोड़ा ह का उच्चारण आता है, इस वजह से इसे कहते हैं हम ग्रहित व्यंजन। अंग्रेजी भाषा से ग्रहित स्वर जो है ये औ है, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। फारसी से ग्रहित ध्वनियां हैं, तो इसको देख सकते हैं, जैसे गरीब, गजल, फन, कौम, खत।
तो अब यहाँ पर दे रखा है कुछ, एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। तो अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही आप कह सकते हैं। दूसरा पॉइंट जो है भाषा के रूप है मौखिक और लिखित, दो भेद हैं भाषा के। इसके अतिरिक्त कह रहा है मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिपि कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। और हिंदी की 18 से 22 बोलियां 5 उपभाषाओं विभाषाओं में विभाजित की गई है, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी, पहाड़ी। तो ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि हिंदी भाषा जो है वो कितनी उपभाषाओं में, कितनी बोलियों में इनको विभाजित किया गया है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। तो ये सब हमने देख लिया। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। अब कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको भी एक बार देख लेते हैं ताकि जो भी हमने पढ़ा है वो एक प्रकार से हमारे दिमाग में फिट बैठ जाए। तो जैसे पहला प्रश्न है, राजस्थानी की बोली नहीं है, तो मेवाड़ी भी है, मारवाड़ी भी है, अवधी नहीं है। अवधी जो है पूर्वी हिंदी की बोली है, तो और मेवाती, तो ये तीनों हैं, तो ये नहीं है राजस्थानी की बोली। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं। तो सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को कहते हैं उपभाषा। निम्न में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? तो किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली की है, हिंदी की है, पंजाबी की नहीं है, संस्कृत की है, क्योंकि पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है, तो इसलिए पंजाबी की लिपि देवनागरी नहीं हो सकती। खड़ी बोली हिंदी के किस रूप से निकली है? तो हम जानते हैं खड़ी बोली हिंदी की किस रूप से निकली है? पश्चिमी हिंदी से निकली है। जो पश्चिम का मैंने अभी मैप बनाया था इंडिया का, उसमें जो पश्चिम का भाग है उससे जो बोली जाने वाली हिंदी है वो खड़ी बोली है, और ये पश्चिमी हिंदी से डेवलप हुई है। इसके बाद ये कुछ प्रश्न हैं, इनको भी अगर हम देखें तो अच्छी रिवीजन हो जाएगी। भाषा किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि अपने मन के भावों को, विचारों को दूसरे पर व्यक्त करने के लिए जिस माध्यम का हम प्रयोग करते हैं उसको ही हम भाषा कहते हैं, जैसे हिंदी, अंग्रेजी, है ना। इसके अलावा भाषा के कौन से दो रूप होते हैं? तो भाषा के दो रूप हैं, लिखित और मौखिक रूप। एक तो लिखित रूप होता है जिसमें हम भाषा को लिख करके लिपि चिन्हों के माध्यम से व्यक्त करते हैं, और दूसरा होता है मौखिक रूप जिसमें हम अपने मन के विचारों को बोल करके सामने वाले पे प्रकट करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर होता है? तो भाषा व्यापक होता है और बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। बोली क्या होती है? सीमित क्षेत्र में बोली जाती है। हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम लिखिए। तो ये हिंदी भाषा की जो विभिन्न बोलियां हैं, इसको हमने यहाँ पे देखा था 5 जो है बोलियां हिंदी भाषा की, जैसे पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और बिहारी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो ये हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियां हैं। सॉरी। लिपि का क्या अर्थ होता है? ये हम पहले ही देख चुके हैं कि हम विभिन्न भाषा को व्यक्त करने के लिए जो विभिन्न ध्वनि लेखन चिन्ह है, उनको जो लेखन चिन्ह है उसी को हम लिपि कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। व्याकरण किसे कहते हैं? कि उन नियमों का संकलन व्याकरण कहलाता है जिनके द्वारा हम किसी भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, पढ़ना, बोलना सीखते हैं। व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? तो व्याकरण के अंतर्गत हम बहुत सारे जो भागों में तोड़ करके पढ़ते हैं, जैसे वर्ण वर्ण जो होता है, वर्ण को कैसे हम वो करते हैं। इसमें आपने पीछे देखा था कि जो ध्वनियाँ हैं उनका व्याकरण होता है, लिखन का व्याकरण होता है ना।
ये इसके विभिन्न विभाग जो हैं ये हैं ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि। ये सभी क्या हैं? व्याकरण के विभाग हैं, भाग हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि जो व्याकरण क्या होता है और भाषा क्या होता है। फिर नेक्स्ट है अध्याय 2। इसमें हम देखेंगे वर्ण विचार एवं आक्षरिक खंड, यानी अक्षरों से संबंधित खंड और वर्ण विचार। तो वर्ण विचार में हम किसका अध्ययन करेंगे? वर्णों का अध्ययन करेंगे। तो हम देख सकते हैं भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। जैसे हम देखते हैं क, ख, ग। अब क को अगर और ज़्यादा तोड़ें तो इसके टुकड़े नहीं हो सकते, इसलिए इसको वर्ण कहा जाता है। उदाहरण के लिए इसमें लिखा है पीला, तो पीला को हम ऐसे लिखते हैं पी धन ला। तो अब इसमें अगर हम प के पी को हम तोड़ना चाहें तो तोड़ सकते हैं। पी बराबर प हलंत धन बड़ी ई धन, है ना? तो ये पी हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पी को भी हमने तोड़ दिया, ला को भी हम तोड़ सकते हैं। लेकिन क्या हम प को तोड़ सकते हैं? नहीं। ई को तोड़ सकते हैं? नहीं। तो प और ई क्या है? ये वर्ण है, यानी किसी भी भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं वर्ण कहलाते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन। इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करेंगे कि वर्ण क्या होते हैं। तो हम देखेंगे अगर हम वर्ण की बात करें तो वर्ण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। वर्ण को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। एक तो कहलाता है स्वर और दूसरा व्यंजन। अब स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, तो ये हम देखते हैं कि स्वर ऐसे वर्णों को कहा जाता है जिसका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है। जैसे आ, जैसे आ, जैसे ई, जैसे ई। इनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, ये स्वर कहलाते हैं। व्यंजन होते हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें अन्य वर्ण का सहारा लेना पड़ता है। जैसे हम क कह रहे हैं तो क एक व्यंजन है, इसमें किसका हम सहारा ले रहे हैं? क को अगर हम तोड़ें तो इसको ऐसे लिखेंगे क हलंत धन आ, यानी क का उच्चारण तब तक नहीं कर सकते जब तक आ ना आए। तो इस प्रकार से क ख ग घ ये सभी क्या है? व्यंजन है। और जो ये है ये क्या है? स्वर है। अ आ इ। तो जो वर्ण बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से बोले जा सकते हैं वे स्वर कहलाते हैं, और जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं वे व्यंजन कहलाते हैं। अब अगर हम देखें तो स्वर की बात करते हैं। स्वर क्या है? ऐसे वर्ण जिनको हम बिना किसी दूसरे स्वर की सहायता से या वर्ण की सहायता से हम जिनका उच्चारण करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर ऐसे स्वर को कहते हैं जिनके उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है। यानी हम जैसे अगर हम यहाँ पे लिखा है आ ई उ ऊ री ए आई ओ आओ, तो हम देख सकते हैं आ ई उ ए, इनके उच्चारण में कम समय लग रहा है ना? तो ये जो है आ ई उ री, इनके उच्चारण में क्या लग रहा है?
कम समय लग रहा है तो इसको हम कहेंगे ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर क्या होते हैं? ऐसे शब्द जिनके उच्चारण में मूल स्वरों से दुगना समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। जैसे आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो इनके उच्चारण में दुगना समय लग रहा है इसलिए इनको हम कहेंगे दीर्घ स्वर। एक ध्यान देने वाली बात है कि अंग्रेजी के जो ये अ स्वर है जिसे हम ग्रहित स्वर कह रहे हैं, अ स्वर का भी प्रयोग हिंदी में होने लगा है, जैसे डॉक्टर और कॉलेज, है ना। तो डॉक्टर को हम ऐसे नहीं लिखते, डॉक्टर ऐसे नहीं लिखते, उच्चारण तो डॉक्टर ही पढ़ते हैं, लेकिन इसमें हम स्वर के रूप में इस जो अंग्रेजी का ये ग्रहित स्वर है इसका प्रयोग करते हैं और ऐसे लिखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो होते हैं व्यंजन होते हैं, व्यंजन के उच्चारण में फेफड़ों से निकलने वाली सांस मुख के किसी अवयव या उच्चारण स्थान से बाधित होती है। जैसे जब हम व्यंजन क करके हम कह रहे हैं क, तो हमारे जो गला है, हमारा जो कंठ है, कंठ पर हम कहीं ना कहीं उस हवा को जो फेफड़ों से निकल रही है उसको हम कंठ पर बाधित करने की कोशिश कर रहे हैं, तब क का उच्चारण हो रहा है क। अगर आप क का उच्चारण करके देखें, ख का उच्चारण भी गले में ही हमें हवा को रोकना पड़ रहा है, बाधित करना पड़ रहा है, तो ख का उच्चारण हो रहा है। तो ऐसे जो जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो वह किसी स्वर की सहायता से ही उच्चारित होगा। जैसे प का उच्चारण करने पर प धन अ की सहायता से उच्चारित होगा। तो ये जो स्थान है जहाँ से हवा बाधित होती है उसको हम उस स्वर का उच्चारण स्थान कहते हैं। और उच्चारण स्थान के आधार पर इनके जो जो वर्ग हैं इनको हम अलग अलग भागों में विभाजित करते हैं। जैसे हिंदी जो व्यंजन है हिंदी में, तो कौन कौन है? क ख ग घ ग च छ ज झ य ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म, ये सभी क्या है? व्यंजन है। तो इसको हम 5 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो क वर्ग जो है इसमें क्या-क्या आता है? क, ख, ग, घ, ङ। तो इनका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। और ध्वनि कौन सी होगी? कंठ जो इसका नाम होगा, तो ये कंठ ध्वनि कहलाएगी। और उसके बाद च वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा? तालु। क्योंकि च का उच्चारण करते हुए हम तालु को स्पर्श करते हैं, हवा को तालु से बाधित करने की कोशिश करते हैं, च च। तो ये च छ ज झ, ये च वर्ग के जितने भी व्यंजन हैं उनको हम च वर्ग के व्यंजन कहते हैं और तालु इनका उच्चारण स्थान है। इसके बाद ट वर्ग का जो उच्चारण स्थान है ये है मूर्धा। इसको अगर हम याद करने के लिए एक फॉर्मूला भी आपको बता सकते हैं, शॉर्ट में एक ट्रिक है। इसमें जो ये है क च ट, इनको इसी क्रम में लिखना है। क वर्ग पहले आता है, च वर्ग फिर आता है, फिर ट वर्ग आता है। तो एक बाइक का नाम आपने सुना होगा केटीएम, केटीएम। इससे आपको आसानी होगी इन क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग के उच्चारण स्थान को याद रखने में। तो जब भी अगर उच्चारण स्थान पूछा जाए तो आप इस तरीके से वर्ग लिख दीजिएगा, क, च, ट और उनके आगे से लिख देना केटीएम। तो क वर्ग का के फॉर कंठ, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। च वर्ग का टी फॉर तालु, उच्चारण स्थान क्या है? तालु है। ट वर्ग का एम फॉर मूर्धा, जो उच्चारण स्थान है मूर्धा। त का आप आसानी से त का उच्चारण करते हुए देख सकते हैं, त थ द ध जितने भी चीजें हैं इनका जब हम उच्चारण कर रहे हैं तो हम उच्चारण करते समय दांतों को स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थान क्या है? दांत है। सॉरी। जो त वर्ग का उच्चारण स्थान दांत है। फिर प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होगा?
प, फ, ब, भ, म, इन सभी का उच्चारण करने के लिए हमें होंठ का प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इनका उच्चारण स्थान है ओष्ठ। ए, आई जो ये स्वर हैं इनका उच्चारण एक तो कंठ से और तालु से, ए आई, तो उच्चारण कंठ और तालु है। व जो है इसका उच्चारण करने के लिए हमें दांत और ओष्ठ दोनों का प्रयोग करना पड़ता है, तो ये दंतोष्ठ व्यंजन भी है व। ओ और आउ का उच्चारण करते हुए कंठ और ओष्ठ का हमें प्रयोग करना पड़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं कंठोष्ठ व्यंजन। इसके बाद नासिक्य व्यंजन क्या होते हैं, तो जो प्रत्येक वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, इन सभी का जो अंतिम व्यंजन है, जैसे क, ख, ग, घ, घ, तो ये अंतिम व्यंजन जो है ये कहलाता है नासिक व्यंजन। इसका अंतिम व्यंजन, इसका अंतिम व्यंजन, इसका अंतिम व्यंजन, ये क्या कहलाएंगे? अंतिम व्यंजन जो होगा ये नासिक व्यंजन कहलाते हैं। अंतस्थ व्यंजन जो है ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप याद कर लीजिएगा। य, र, ल, व ये कहलाते हैं अंतस्थ व्यंजन। ऊष्म व्यंजन क्या होते हैं? जो श, श, स, ह, तो इसमें जो है जो मुख से निकलने वाली हवा है उसमें घर्षण पैदा होता है, तो इसकी वजह से इसको ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इन वर्णों का उच्चारण के स्थान पर प्रश्वास वायु छोड़ने वाली सांस के घर्षण से होता है। हमारी जीभ श का उच्चारण करते समय तालु से, श का उच्चारण करते समय मूर्धा से, स का उच्चारण करते समय दांतों से घर्षण करती है। तो जैसे हम श कह रहे हैं तो तालु श, और ये जो है श तो मूर्धा से श, और स तो स का उच्चारण करते दांतों से, तो इनको इसी नाम से भी पुकारा जाता है। जैसे इस स है, सबसे पहले हम श लिख रहे हैं, फिर है श, फिर है स। तो कभी पूछा भी जा सकता है और ना भी पूछा जाए तो भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये जो श है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय हम तालु का इस्तेमाल करते हैं, तो इसको तालव्य श कहा जाता है, तालव्य श। ये जो श है इसका उच्चारण करते हुए हम मूर्धा का प्रयोग करते हैं, तो इसको मूर्धन्य श कहा जाता है, मूर्धन्य श। और इस श का उच्चारण करते हुए हम दांतों का सहारा लेते हैं, तो इसको दंत्य स कहा जाता है, तो दंत्य स, तालव्य श और मूर्धन्य श। अब एक मजे की बात और है कि सामान्यतः जो हमारे पर्वतीय अंचलों में या बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ की जो हिंदी भाषी लोग हैं वो इन तीनों श का उच्चारण स ही करते हैं। यानी अगर कहीं पे मैं कुछ शब्द लिखूं, अगर मान लीजिए मैं लिखता हूं सपेरा, शलगम, और स्पष्ट, इन तीनों स का उच्चारण जो बिहार, यूपी और उत्तराखंड के जो हिंदी भाषी लोग हैं वो स ही करते हैं। इसको भी पढ़ेंगे सपेरा, इसको पढ़ेंगे सलगम, इसको पढ़ेंगे स्पष्ट। तो ये एक प्रकार की देखा जाए तो ये एक अशुद्धि है, इसको हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि हमारे प्रैक्टिस में ये आ जाता है, इसलिए हम इसको स ही पढ़ते हैं तीनों को। लेकिन देखा जाए तो ये सपेरा है, ये शलगम है, ये स्पष्ट है। ओके, इसके बाद और ये जो व्यंजन है इनको क्या कहा जाता है? ऊष्म व्यंजन कहा जाता है। फिर आता है संयुक्त अक्षर। तो ऐसे अक्षर या ऐसे व्यंजन जिनका जो हम प्रयोग करते हुए देखते हैं कि दो या दो से अधिक स्वर और व्यंजन मिलकर के इनका निर्माण करते हैं, तो ये संयुक्त अक्षर कहलाते हैं। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ,
और श्र ये संयुक्त अक्षर हैं। जैसे क्ष है, क्ष कैसे बनेगा, श प्लस अ। त कैसे बनेगा, त्र। पहले जो क्ष कैसे लिखा जाता है, क का पहले क का उच्चारण आएगा, फिर श का उच्चारण, फिर अ का उच्चारण, तो क्ष। त्र, त हलंत, र हलंत, अ, त्र। ज हलंत, य हलंत, अ, ज्ञ। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं श हलंत, र हलंत, अ, श्र। तो इसका जो उच्चारण होता है इसको हम कह सकते हैं कि इस उच्चारण को हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्ष, त्र, ज्ञ, श्र ये संयुक्ताक्षर होते हैं। तो हिंदी में ज्ञ का उच्चारण ज्ञ होता है, इसलिए इसका विस्तार ग हलंत, य हलंत, अ बराबर ज्ञ की तरह अब भी होने लगा है। अब होने लगा है। तो नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है प्रश्न एक। अब इसमें जो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं इसको भी हम देख सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है इसमें स्वर और व्यंजन में अंतर बताइए। तो हम देखते हैं कि जो वर्ण है इनको दो भागों में विभाजित किया गया है। स्वर क्या होते हैं, ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए किसी अन्य स्वर का या किसी अन्य वर्ण का सहारा नहीं लेना पड़ता है, उन्हें स्वर कहते हैं। व्यंजन ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए अन्य स्वरों का हमें सहायता लेनी पड़ती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। तो क, ख, ग, घ ये सभी व्यंजन के उदाहरण हैं। हिंदी के संयुक्ताक्षर कौन कौन से हैं, तो अभी हमने देखा कि क्ष, श्र ये क्या है, संयुक्ताक्षर हैं। ज्ञ, त्र ये संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। निम्न वर्णों के उच्चारण स्थान लिखिए। तो हमने आपको बताया था कि जब भी ऐसे प्रश्न आए तो आप ऐसे वर्गों को लिखें, क वर्ग, फिर क के बाद च वर्ग, फिर ट वर्ग। तो इसको तो आप आसानी से देख सकते हैं, KTM बाइक। तो जो KTM बाइक का फार्मूला लगा के च वर्ग का त से तालव्य यानी तालु, इसका उच्चारण क्या है, तालु है उच्चारण स्थान। ट वर्ग का उच्चारण स्थान म यानी मूर्धा, इसका उच्चारण स्थान है। प वर्ग का तो हम देखते ही, प कहने के लिए हमें अगर होंठ बंद कर दें तो प नहीं बोला जाएगा, तो इसका ओष्ठ। और ओ, आउ इनका उच्चारण करने के लिए हमें कंठ से आवाज निकालनी पड़ती है और होंठ का भी प्रयोग करना पड़ता है, तो इन्हें कंठोष्ठ्य कंठोष्ठ्य व्यंजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो निम्न अक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद से बनने वाला सही शब्द चुनिए। सही शब्द तो इनके कैसे बनेगा, तो जी देखिए, ल हलंत, ई, ख हलंत, आ। तो ये देखिए ये क्या है, लिखा, लिखा हो जाएगा। म हलंत धन री, तो मृ धन द आ, तो मृदा, तो मृदा स इसका उत्तर हो जाएगा। र हलंत उ, रु, प हलंत आ, तो प हलंत अ, तो रु प, तो ये हो जाएगा रूप। ये बड़ी यू की मात्रा है, तो रूप। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब भी बड़ी यू का प्रयोग होता है र पे, तो बड़ी यू को ऐसे लिखा जाता है, ऐसे। और अगर छोटी यू का प्रयोग होता है तो इसको ऐसे लिखा जाता है, तो ये रूप ऐसे लिखा जाएगा। ब हलंत धन र, ब्र धन अ, तो ये हो जाएगा ब्रज, ब्रज। तो ये स हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो इस प्रकार से आप और प्रश्नों को भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर है निम्न शब्दों का अक्षरिक खंड वर्ण विच्छेद कीजिए। तो खंड वर्ण विच्छेद कैसे, वाक्य कैसे लिखेंगे, तो व हलंत धन आ, तो ये तो हो गया वा। आधा क है तो क हलंत, इसमें
अ की मात्रा नहीं जुड़ेगी। फिर य हलंत और इस पे अ की मात्रा जुड़ेगी तो अ। तो ये इसका खंड जो है वर्ण विच्छेद हो जाएगा। ग्राम कैसे लिखेंगे? ग हलंत धन, र हलंत धन, आ धन, म हलंत धन, आ। तो ये हो जाएगा ग्राम। हिंदी कैसे लिखेंगे? ह हलंत धन, छोटी ई की मात्रा धन, न हलंत धन, क्योंकि यहाँ पे न हलंत धन, द हलंत धन, बड़ी ई की मात्रा, इस तरीके से लिखा जाएगा। दीर्घ कैसे लिखेंगे? द हलंत धन, बड़ी ई की मात्रा धन, फिर र का उच्चारण है तो दीर्घ, तो र हलंत धन, घ हलंत धन, आ। इस तरीके से हम इनका विच्छेद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि हमने इसमें क्या सीखा कि विभिन्न प्रकार के वर्ण क्या होते हैं, कैसे इनको विभाजित किया जा सकता है और इनके कितने क्या-क्या अन्य प्रकार होते हैं। तो ये हमने आज इसमें देखा।